ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है, इसे बांग्लादेश कहा जाता है। ये बांग्लादेश में ये बताया जाता है कि लगभग 98% लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। और जिस हिसाब से इसका क्षेत्रफल है ना, उस हिसाब से इस देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शुरुआत में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो यहाँ के मुस्लिम थे वो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बना दिए। अगर वो नहीं बन रहे थे तो उनके परिवार के सदस्यों को या उनको परेशान किया जाने लगा, बहन बेटियों को उठा लेते थे, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देते थे, जिसके चलते हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन यहाँ घटती जा रही है आज भी, और मुसलमानों की संख्या यहाँ पर क्या है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नदियाँ किसी देश में बहती हैं तो इस बांग्लादेश में बहती हैं। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि लगभग 700 से अधिक नदियाँ बांग्लादेश में बहती हैं। एक दो नहीं, लगभग 700 से अधिक नदियाँ। हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसी को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और उसके पहले इसे बंगाल कहा जाता था। तो इस बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में लगभग 700 से अधिक नदियाँ बहती हैं, और नदियों के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी देश में नदियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा नदियाँ बहने का इसके पास है रिकॉर्ड भी है। अब देखिए आगे की बात। बांग्लादेश में मुख्यतः दो फसलें की जाती हैं, एक जूट और दूसरी जो यहाँ की प्रमुख फसल है जिसे हम कहते हैं धान। मछली पालन बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में किया जाता है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी है मछली पालन, यहाँ का मत्स्य पालन जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश का, और दुनिया के गरीब देशों में से एक है। आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में अभी भी यातायात के संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। जनसंख्या ज़्यादा है और यातायात के संसाधन कम है। आप विश्वास नहीं करोगे, ट्रेनों के ऊपर लोग बैठ करके, ट्रेन के इंजन में लोग बैठ करके यहाँ सफ़र करते हैं। मतलब बहुत रिस्क भरी ज़िंदगी यहाँ के लोग जीते हैं। ना तो यहाँ की शिक्षा, ना यहाँ स्वास्थ्य, और ना यहाँ पर परिवहन, ना दूरसंचार, कोई व्यवस्था हो ही नहीं पा रही ठीक ठाक। गरीब देशों में से एक है। और बांग्लादेश का ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे ये वाला, ये इस क्षेत्र में अधिकांश सूखा पड़ा रहता है, और ये वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में बाढ़ रहती है। अब ऊपर का क्षेत्र सूखा और नीचे के क्षेत्र बाढ़, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों प्राकृतिक आपदाएं बांग्लादेश के ऊपर हावी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पिछड़ा होने का कारण है। मान लो हमारा कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बारिश ना हो तो क्या फसल हम अच्छी पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। या मान लो ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भी नुकसान है हमारी फसलों का, होगा कि नहीं होगा? जैसे कि अभी अपने क्षेत्र में क्या हुआ कि एक फसल नष्ट हो गई है, तिली की फसल नष्ट हुई है, क्योंकि तिली की फसल उस समय उस बीच में बारिश ज़्यादा हो गई थी। तो तिली की फसल ज़्यादा बारिश हो गई तो ख़राब हो जाती है। अगर मध्यम रहेगी तो ठीक रहेगा, और ज़्यादा हो गई ख़राब हो गई फसल, ठीक है, सड़ गई। तो यहाँ पर दो प्रमुख फसलें हैं, जूट और धान की खेती यहाँ के लोग करते हैं। और
इस देश का सबसे बड़ा शहर, बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? एक बूढ़ी गंगा नदी है और इस नदी के तट पर ढाका स्थित है। अब ढाका का नाम ढाका क्यों पड़ा? तो ढाका का नाम ढाका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ढाकेश्वरी माता का एक मंदिर था। किसका मंदिर था? ढाकेश्वरी माता का मंदिर था और उसी ढाकेश्वरी माता के नाम पर इस शहर का नाम ढाका पड़ा। बताया जाता है कि लगभग बांग्लादेश की 3 करोड़ आबादी, हमारे हरियाणा राज्य की है 3 करोड़ आबादी, हमारे हरियाणा राज्य की पूरी आबादी ढाका में रहती है। आप ये समझिए, बांग्लादेश की लगभग 3 करोड़ आबादी अकेले ढाका में है। तो जिस शहर में इतनी आबादी होगी तो उस शहर में प्रदूषण भी तो होगा। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में ढाका का नंबर आता है। दुनिया के टॉप 10 शहरों में जो प्रदूषण में जिनकी रैंकिंग होती है उनमें ढाका भी शामिल है, पाकिस्तान का लाहौर भी शामिल है, पाकिस्तान का कराची भी शामिल है। ये टॉप 1 में आते हैं सब दुनिया के प्रदूषित शहरों में। अब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, संसाधन कम रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो निश्चित ही प्रदूषण फैलेगा। ढाका में जो बूढ़ी गंगा नदी बहती है उसकी अगर आपको इमेज दिखा दी जाए तो आप कहोगे कोई गंदा नाला बह रहा है। हमारी दिल्ली की जैसे यमुना की हालात है ना, दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है आपको ऐसा लगेगा कि ये यमुना नदी नहीं है, ये गंदा नाला है। तो सेम वही कंडीशन ढाका में बूढ़ी गंगा की है। बहुत ज़्यादा प्रदूषित किए हुए हैं ये लोग उस नदी को। अब इन लोगों को ठीक है कि अब इधर बंगाल की खाड़ी नज़दीक पड़ जाती है तो सभी नदियाँ आके इधर गिर जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती आगे दूर के। लेकिन अब मान लो दिल्ली हमारी यहाँ है, अब यमुना आ रही तो अब दिल्ली में यमुना को प्रदूषित किया गया तो पूरा जहाँ तक प्रयागराज तक उसका प्रदूषण देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। जब वो इधर गंगा में मिल जाती है, गंगा को प्रदूषित कानपुर कर देता है तो दोनों नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। फिर आगे थोड़ा इनमें सफाई आती है, लेकिन जब यही दोनों नदियाँ वाराणसी में पहुँच जाती हैं तो प्रयागराज का जो गंदे नाले हैं और वाराणसी के सब फिर भी कुदा दिए जाते हैं किस में? गंगा में। फिर उसके बाद जब ये नदी पटना पहुंचती है तो पटना का पूरा जो गंदा पानी है वो सब गंगा में कुदा दिया जाता है। तो अब बताइए, अब ऐसे क्षेत्रों से नदी गुजरेगी तो क्या उसका पानी सफ़ा रहेगा? नहीं रहेगा। उसके बाद वही गंगा जब यहाँ पर पहुँचती है बांग्लादेश में तो वो लोग तो और गंदे हैं, वो लोग तो और उसे गंदा करेंगे। तो बांग्लादेश में अधिकांश नदियों का जो पानी है ना वो गंदा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा, क्षेत्रफल क्या बांग्लादेश का कम है। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। पहले हमारा ही था, अलग हो गया, ठीक है। पहले ये अपना ही था, बाद में पाकिस्तान का बना और पाकिस्तान से अब अलग हो गया।